हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज का एवोल्यूशन एक ऐसे लेजेंडरी सुपरस्टार की जर्नी पे होने वाला है जिनका नाम सुनते ही साउथ से लेकर नॉर्थ तक, थिएटर से लेकर मंदिर तक लोग सिर्फ उनके फैंस ही नहीं बल्कि डिवोटी बन चुके हैं। एक ऐसे सुपरस्टार जिनकी फिल्मों को लिटरली सेलिब्रेट किया जाता है और जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं तूफान आता है। एवोल्यूशन ऑफ थलाइवा, द वन एंड ओनली रजनीकांत। गाइस, रजनीकांत सर का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर में एक मराठी फैमिली में हुआ था एंड उनका रियल नेम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे और मदर हाउसवाइफ। रजनीकांत के 2 बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन एंड चारों भाई बहनों में से रजनीकांत सबसे छोटे हैं। अपने स्कूल के दिनों में उनके बड़े भाई ने उन्हें रामाकृष्णा मठ में एनरोल करवा दिया था, जहाँ उन्हें वेदास, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअलिटी का डीप एक्सपोजर मिला और उसी दौरान उन्हें एक्टिंग में भी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। जब उन्हें महाभारत पे बेस्ड एक प्ले में एकलव्य के फ्रेंड का रोल प्ले करने का मौका मिला। प्ले के दौरान उनकी परफॉर्मेंस देखकर कन्नड़ा पोएट डी.आर. बेंद्रे जी ने भी उनकी तारीफ की। अपनी स्कूलिंग के साथ साथ वो साइमल्टेनियसली कई प्लेज में भी हिस्सा लेते रहे, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को और डेवलप किया। स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कई छोटी छोटी जॉब्स की, जिनमें से एक जॉब कूली की भी थी। इसके बाद उन्हें बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर की जॉब भी मिली। उसी दौरान उन्होंने एक एक्टिंग कोर्स का एड देखकर मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। हालांकि उनके इस डिसीजन को उनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, बट उनके एक फ्रेंड और को-वर्कर राज बहादुर ने उन्हें एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया और उनके इस फेज के दौरान उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। और फिर मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में तमिल फिल्म डायरेक्टर के बालाचंद्र ने उन्हें नोटिस किया और उनके एक्टिंग स्किल्स को देखकर अपनी अपकमिंग तमिल फिल्म अपूर्वा रागंगल में उन्हें सपोर्टिंग रोल ऑफर किया। और इस फिल्म के मेन लीड थे कमल हासन। डायरेक्टर के बालाचंद्र ने उन्हें एडवाइस किया कि उन्हें तमिल बोलना सीख लेना चाहिए और उनकी इस एडवाइस को रजनीकांत ने क्विकली फॉलो किया। इतना ही नहीं, रजनीकांत सर को उनका स्टेज नेम भी डायरेक्टर के बालाचंद्र ने ही दिया था, ताकि लोग उनके रियल नेम शिवाजी राव गायकवाड़ और एक्टर शिवाजी गणेशन के बीच कंफ्यूज ना हो जाएं। और ये स्टेज नेम रजनीकांत इंस्पायर था 1966 में आई उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म मेजर चंद्रकांत में AVM राजन के कैरेक्टर से। बस यहीं से दुनिया शिवाजी राव गायकवाड़ को रजनीकांत के नाम से जानने लगी। फिर 1976 में उन्होंने अपना कन्नड़ा फिल्म डेब्यू किया एक एंथोलॉजी फिल्म कथा संगम से। इस फिल्म के लास्ट सेगमेंट में उन्होंने एंटी हीरो का रोल प्ले किया एंड उसी साल उन्होंने अपना तेलुगु फिल्म डेब्यू भी किया फिल्म अंतुलेनी कथा से। और इस फिल्म के भी डायरेक्टर रहे के बालाचंद्र। इसके बाद उनकी कमल हासन और श्रीदेवी के साथ एक तमिल फिल्म रिलीज हुई मूनरू मुडीचू। ये रजनीकांत सर की पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें सेकंड लीड मेजर रोल मिला। इस फिल्म में उनका सिगरेट को फ्लिप करने का स्टाइल ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ एंड ओवर द इयर्स अपनी फिल्मों में ऐसे ही यूनिक स्टाइल्स और रजनीकांत के सिग्नेचर स्वैग ने उनका ऐसा ऑरा क्रिएट किया कि सभी फैंस उनके स्टाइल को मिमिक करने लगे। हाय, அது எப்படி பண்றனே? இன்னொரு வாட்டி பண்ண? ஐயோ, இது மட்டும் தானா? நீ இன்னொன்னு பார்த்தது இல்லையே? இது रुक तेरे को बताते। सुडला? वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। You know why I did it? உன்னாலதான். உன் நினைவாலதான் நான் வெறி பிடிச்சு அலையறேன். I love you. And I must get you. इस फिल्म में एक्टर्स की फीस की बात करूं तो इस फिल्म में काम करने के लिए कमल हासन सर को मिले थे 30,000 रुपए, श्रीदेवी मैम को 5,000 और रजनीकांत सर को 2,000 रुपए। एंड इस फिल्म में भी वो एंटी हीरो रोल में नजर आए। उस दौरान रजनीकांत सर की डार्क स्किन की वजह से मोस्टली उन्हें नेगेटिव रोल्स ही ऑफर किए जाते थे। रजनीकांत की बढ़ती पॉपुलैरिटी एंड क्रिटिकल अप्रिसिएशन के चलते ईयर 1977 में उन्होंने 15 फिल्मों में काम किया और पहली थी कमल हासन के साथ आई डायरेक्टर के बालाचंद्र की ट्रायंगुलर लव स्टोरी अवरगल। इस फिल्म के भी एंटेगनिस्ट रजनी सर थे एंड फिल्म में उन्होंने एक सैडिस्टिक हस्बैंड का रोल इतनी परफेक्शन से निभाया कि फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर से कोट किया। एक इंटरव्यू के दौरान रजनी सर ने बताया जब कमल हासन अपना शॉट दे रहे होते थे तो वो साइलेंटली उनकी एक्टिंग को ऑब्जर्व करके उनसे सीखते हुए अपनी एक्टिंग को और इम्प्रूव करते थे। इसके अलावा उसी साल आई फिल्म चिलकमा चेपेंडी एज मेन लीड रजनी सर की पहली तेलुगु फिल्म थी और फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अपना पहला और अब तक का इकलौता बेस्ट एक्टर तेलुगु का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद एक तमिल फिल्म भुवना ओरू केल्विकुरी अपनी कास्टिंग के लिए जानी जाती है, जिसमें हमेशा पॉजिटिव रोल्स प्ले करने वाले एक्टर शिव कुमार एंटी हीरो रोल में नजर आए और रजनीकांत जो उस वक्त नेगेटिव रोल्स प्ले करते हुए काफी फेमस हो चुके थे, वो फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट थे।
और ये एक्टर्स के रोल्स को स्वैप करने का डिसीजन ऑडियंस के लिए काफी शॉकिंग था एंड शिवा कुमार के कई सीरियस फैंस तो ऑफेंड भी हो गए थे। इसके बावजूद ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही, जिसके बाद रजनी सर को और भी हीरो ओरिएंटेड रोल्स ऑफर होने शुरू हो गए। इसके बाद कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी का ट्रायो फिर से एक साथ नजर आया एक तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 16 वयदिनिली में। ये फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली काफी सक्सेसफुल रही, जिसे तमिल सिनेमा की वन ऑफ द कल्ट फिल्म भी कंसिडर किया जाता है। फिल्म में तीनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया गया एंड इस फिल्म में भी रजनीकांत एंटी हीरो रोल प्ले करते हुए नजर आए। इनमें से फिल्म गायत्री में उन्होंने फिर से श्रीदेवी मैम के साथ काम किया। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसमें रजनी सर ने नेगेटिव रोल प्ले किया। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर एक फिल्म प्रोड्यूसर था जो अपनी ही बीवी की इंटीमेट वीडियोस सीक्रेटली रिकॉर्ड करके ब्लैक मार्केट में बेचता था। और ये सीन बहुत हिलेरियस लगा मुझे। सर ने थप्पड़ भी क्या स्टाइल में मारा है, यहाँ तक कि बीवी को भी नहीं छोड़ा। ईयर 1978 में उन्होंने 20 फिल्मों में काम किया और पहली थी एक तमिल मसाला फिल्म शंकर सलीम साइमन। इस फिल्म के तीनों कैरेक्टर्स 1977 की हिंदी फिल्म अमर अकबर एंथनी से इंस्पायर्ड थे एंड फिल्म में रजनी सर का कैरेक्टर साइमन एक क्रिश्चियन था, सिमिलरली जैसे बच्चन सर का कैरेक्टर एंथनी था। ऑल्सो रजनीकांत अपने एक्टिंग करियर में हमेशा ओपनली ये मानते रहे हैं कि उनके लिए बिगेस्ट इंस्पिरेशन अमिताभ बच्चन है एंड थ्रू आउट दी जर्नी इसी इन्फ्लुएंस के साथ उन्होंने बच्चन सर के कई आइकॉनिक रोल्स के तमिल रीमेक्स को स्क्रीन पे रजनीकांत स्टाइल में प्रेजेंट किया है। इन शॉर्ट अमिताभ बच्चन की मोस्टली जिन भी फिल्मों के साउथ रीमेक्स बनते थे उनमें रजनीकांत प्रोमिनेंट एक्टर रहे हैं। इसके बाद ये कन्नड़ा फिल्म किल्लाड़े किट्टू में उन्होंने फर्स्ट टाइम एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया। इसके बाद उन्होंने पहली बार एक तमिल हॉरर फिल्म आयरम जन्मगल में काम किया जो 1976 की मलयालम फिल्म का रीमेक थी एंड उसी साल एक तमिल फिल्म मांगुडी मिनार में वो एक बार फिर विलन के रोल में नजर आए। ये 1972 में आई एक्टर रणधीर कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म रामपुर का लक्ष्मण का रीमेक थी। எப்படி கில்லாடிடா நீ Cheers. பழக்கத்தையும் மாத்திக்க முடியாது கோபமும் குறையாது। ड्यू टू बिजी स्केड्यूल रजनीकांत ये फिल्म साइन नहीं कर रहे थे, बट डायरेक्टर के इंसिस्ट करने पर उन्होंने ये फिल्म साइन करके 9 दिनों में अपनी शूटिंग कंप्लीट कर ली। रजनीकांत के एक्टिंग स्टाइल से लोग काफी इम्प्रेस थे एंड उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग के चलते मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन उस दौरान एक ऐसी तमिल फिल्म भैरवी भी रिलीज हुई थी जिसमें रजनीकांत के रोल की वजह से प्रोड्यूसर सिन्नपत हेवर ने इस फिल्म को फाइनेंस करने से ही मना कर दिया था और फिल्म के स्टोरी राइटर और को प्रोड्यूसर कालेग नानम को रजनीकांत को रिप्लेस करने को भी कहा, क्योंकि इस फिल्म में मोस्टली हीरो का रोल प्ले करने वाले एक्टर श्रीकांत नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे एंड सपोर्टिंग रोल्स प्लस मोस्टली नेगेटिव रोल्स में हाईलाइट हुए एक्टर रजनीकांत लीड रोल प्ले कर रहे थे, जिस वजह से प्रोड्यूसर सिन्नपत हेवर ने ये तक कह दिया था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और इसे मत बनाओ। बट ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही, जिसमें रजनी सर की परफॉर्मेंस को भी ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने काफी अप्रिशिएट किया। அன்னைக்கு நீ என்ன ரத்த உற வரை அடிச்ச இல்ல, இன்னைக்கு நான் உன்னை உயிர் போற வரை அடிப்பேன்। इनफैक्ट इसी फिल्म से रजनी सर को उनका सुपरस्टार का टैग भी मिल गया। मोर ओवर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रमोशन के लिए रजनीकांत सर का 35 फुट ऊंचा कटआउट भी बनाया और ये पहली बार था जब किसी तमिल फिल्म की प्रमोशन के लिए उनका कटआउट बनाया गया हो। इसके बाद कमल हासन और रजनीकांत का फेमस डुओ फिर से एक साथ नजर आया एक तमिल रोमांस फिल्म में। यह फिल्म काफी सक्सेसफुल रही, जिसका 175 डेज का थिएट्रिकल रन रहा। फिल्म की सेम कास्ट को लेकर उसी साल इसका तेलुगु रीमेक भी बना एंड 1982 में हिंदी रीमेक बना जिसमें राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा लीड रोल्स में थे। इसके बाद रिलीज हुई एक तमिल फिल्म वनुकुतुकुरिये कादलिये और इस फिल्म में रजनी सर का इंट्रोडक्टरी एंट्री सॉन्ग भी था। जिसने एक ऐसे ट्रेंड की शुरुआत की जिसे रजनीकांत सर की आने वाली फिल्म्स में भी यूज किया गया। और फिर रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म मुल्लू मलरूम में रजनीकांत ने अपनी एक्टिंग रेंज को साबित किया। यह डायरेक्टर महेंद्रन सर की डेब्यू फिल्म थी और वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो तमिल सिनेमा के टिपिकल मेलोड्रामा, ओवर एक्टिंग और अननेसेसरी डायलॉग से थोड़ी अलग हो और सिर्फ विजुअल स्टोरी टेलिंग और रियलिज्म पे फोकस करे। रिलीज के दौरान ये फिल्म पहले 2 हफ्तों तक तो स्ट्रगल करती रही, लेकिन बाद में पॉजिटिव मैगजीन रिव्यूज और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से फिल्म ने मोमेंटम पकड़ा और 100 डेज का थिएट्रिकल रन अचीव करके ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही। என் தங்கச்சியை ஒண்ணு கழிச்சு கட்டுறதுக்காக உனக்கு கட்டி வைக்கடா, நீ யோகிய நம்பித்தான் நான் உனக்கு பரிசு போட்டேன்।
ये फिल्म रजनी सर के करियर में एक माइलस्टोन साबित हुई, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उनके मेंटोर के बालाचंद्र इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने रजनीकांत को पर्सनली एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने रजनीकांत जैसे एक्टर को तमिल सिनेमा में इंट्रोड्यूस किया, और इस लेटर को रजनीकांत अपने करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइज मानते हैं। और इनफैक्ट ये फिल्म भी उनकी खुद की हुई फेवरेट फिल्म्स में से एक है। इस फिल्म की कल्ट अचीवमेंट के बाद लेटर ऑन इसका मलयालम, तेलुगु और हिंदी रीमेक भी बना। इसके बाद एक तमिल फिल्म जस्टिस गोपीनाथ में उन्होंने पहली बार एक्टर शिवाजी गणेशन के साथ काम किया, जिन्हें रजनीकांत अपना आइडल भी मानते हैं। और ईयर 1978 में रिलीज हुई उनकी लास्ट फिल्म प्रिया एक थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें उन्होंने श्रीदेवी के साथ काम किया। Round 1. Fight. KO. What a big joke. रुक तेरे को बताते। சொல்றப்பா எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுப்பா. फिर 1979 में रिलीज हुई उनकी तमिल फिल्म कुप्पतू राजा। ये 1972 में आई विनोद खन्ना साहब की फिल्म 2 यार का रीमेक थी। इसके बाद उनकी कमल हासन सर के साथ एक फैंटेसी फिल्म रिलीज हुई अल्लाउद्दीनुम अलबुतविलकुम, जो अलादीन की स्टोरीज पे बेस्ड थी। एंड कमल हासन और रजनीकांत का डुओ फिर से एक साथ नजर आया डायरेक्टर के बालाचंद्र की फिल्म निन्नेदाले इनकुम में। और इस सॉन्ग का ये पार्ट उनका फेमस डायलॉग भी बना, जिसे उन्होंने 1982 के एक फिल्म में बोला है, जिसे मैं आगे मेंशन करूंगा। फिर आई उनकी श्रीदेवी के साथ एक तमिल एक्शन फिल्म धर्मयुद्धम। फिर आई उनकी शिवाजी गणेशन के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म नान वाला विपिन। மைக்கேல் டிசோசா யார் நீ? உனக்கு என்ன வேணும்? மிஸ்டர் மைக்கேல் டிசோசா, जयराज எப்படி கடத்திட்டு வந்தேன்? ये 1974 में आई बच्चन सर की फिल्म मजबूर का रीमेक थी, लेकिन फिल्म में बच्चन सर का कैरेक्टर शिवाजी गणेशन प्ले कर रहे थे एंड रजनीकांत का रोल प्राण साहब के कैरेक्टर पे बेस्ड था। फिर आई उनकी एक तेलुगु एक्शन फिल्म टाइगर, जो 1977 में आई फिल्म खून पसीना का रीमेक थी। लेकिन इस फिल्म में भी बिग बी का कैरेक्टर एनटीआर प्ले कर रहे थे एंड रजनीकांत का कैरेक्टर विनोद खन्ना पे बेस्ड था। लेकिन इस फिल्म का 1989 में तमिल रीमेक भी बना, जिसमें रजनीकांत मेन लीड में थे। इसके बाद रिलीज हुई उनकी एक एडवेंचर फिल्म अन्नयूरू आलयम, जिसमें उनकी को स्टार रही श्रीप्रिया। ये 1976 में आई धर्म जी और हेमा मालिनी की फिल्म माँ का रीमेक थी। फिर साल 1980 में रिलीज हुई उनकी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बिल्ला। ये 1978 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का रीमेक थी, और ये उस दौरान रजनी सर के करियर की बिगेस्ट कमर्शियल सक्सेस रही, जिसने उन्हें मास एक्शन हीरो के तौर पे एस्टेब्लिश किया। உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நாட்டு போலீஸ்காரர்களும் பில்லாவுக்காக வெயிட் பண்றாங்க. பட் ஒன் திங் தீபா, இந்த பில்லா பிடிபட மாட்டா. இவனை யாராலையும் பிடிக்கவும் முடியாது। ये फिल्म उनके करियर की असली गेम चेंजर मानी जाती है। उस दौरान ऐसी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि रजनीकांत का करियर खत्म हो रहा है, लेकिन इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने उन्हें तमिल सिनेमा के वन ऑफ द टॉप स्टार्स की लिस्ट में एस्टेब्लिश करने का काम किया। कई फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि यही वो फिल्म थी जहां से रजनीकांत के सुपरस्टारडम की शुरुआत हुई। फिल्म डॉन में ये मेरा दिल सॉन्ग की तरह इस तमिल वर्जन में भी हेलन जी ही नजर आई। गंदी गंदी बातें। वाह। इसके बाद उन्होंने अमर अकबर एंथनी का तेलुगु रीमेक भी किया, जिसका नाम था राम रॉबर्ट रहीम।
और इस फिल्म में उनका कैरेक्टर राम विनोद खन्ना के कैरेक्टर अमर पे बेस्ड था। फिर आई उनकी एक एक्शन ड्रामा फिल्म अनबुकुनान अडी में भी काफी सक्सेसफुल रही, जिसका 1990 में हिंदी रीमेक थानेदार भी बना। और उसी साल आई तमिल फिल्म नान पोटा सवाल उनकी पहली फिल्म थी, जिसके स्क्रीन क्रेडिट्स में रजनीकांत सर को एज सुपरस्टार मेंशन किया गया। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर महेंद्रन के साथ फिर से काम किया एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जॉनी में। पहले 2 हफ्तों में ऑडियंस से माइल्ड रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद इस फिल्म ने 100 डेज का थिएट्रिकल रन अचीव किया। फिर आई उनकी एक तमिल एक्शन फिल्म मुरुटू कालाई भी उनके फेमस डायलॉग्स के लिए जानी जाती है। எங்க தோட்டத்துல இல்லாத மாங்காய்டா உங்க தோட்டத்துல இருக்கு பிச்சைக்கார பசங்களா சீவிடுவேன்। फिर 1981 में रिलीज हुई उनकी एक क्राइम एक्शन फिल्म थी जो 1975 की फिल्म दीवार का रीमेक थी। पीटर इस फिल्म में उनके को स्टार रहे सुमन, जिन्हें आप शिवाजी द बॉस में भी देख चुके होंगे। इनफैक्ट रजनी सर की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म कूली को देखने के बाद कई फैंस उनकी इस फिल्म को याद कर रहे हैं। புல்லட் மதுரோட ஆளுங்க என்ன சுட்டாங்க, நல்ல வேலை இந்த பேட் பாக்கெட்ல இருந்து 7 8 6 இன்னைக்கு எனக்கு ஏக்கரா கணக்கு நிலம், பேங்க் பேலன்ஸ், பில்டிங்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டீஸ், விதவிதமான கார் இருக்கடா இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு உன்கிட்ட। என்கிட்ட अम्मा रखांगे। और इस फिल्म की रिलीज के 1 महीने बाद 26 फरवरी को उन्होंने लता रंगचरी से शादी कर ली, जिनसे उनकी 2 बेटियां हुई, ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्य रजनीकांत। उनकी बड़ी बेटी ऐश्वर्या की 2004 में एक्टर धनुष से शादी हो गई थी, जिनका हाल ही में 2024 में डिवोर्स भी हो गया। फिर आई डायरेक्टर के बालाचंद्र की कॉमेडी फिल्म दिलु मुलु, जिसमें कॉमिक रोल में उनकी परफॉर्मेंस को हाई क्रिटिकल अक्लेम मिला। ये 1979 में आई हिंदी फिल्म गोलमाल का तमिल रीमेक थी। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म गर्जनई साइमल्टेनियसली तमिल, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज में शूट की गई, और ये रजनी सर की लास्ट मलयालम और कन्नड़ा फिल्म भी थी। इसके बाद इन लैंग्वेजेस में उनकी जो भी फिल्म रिलीज हुई उन्हें टिल डेट डब ही किया गया है। फिर 1982 में रिलीज हुई उनकी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म पोकिरी राजा। थैंक यू। फिर आई उनकी एक एक्शन फिल्म रंगा, और यही वो फिल्म है जिसके फेमस डायलॉग का जिक्र मैंने पहले किया था। அப்பாவும் தாத்தாவும் வந்தார்கள் போனார்கள், நீயும் ஒரு நாள் போயிடுவேன், நானும் ஒரு நாள் போயிடுவேன்। அப்பாவும் தாத்தாவும் வந்தார்கள் போனார்கள்। इनफैक्ट इस डायलॉग का यूज उनकी 2025 में रिलीज हुई फिल्म कूली के टीजर में भी किया गया है। அப்பாவும் தாத்தாவும் வந்தார்கள் போனார்கள், என்ன சரியென்ன எப்போதும் விளையாடு। बीइंग ए मराठी, तमिल उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है, बट इसके बावजूद उनकी तमिल में डायलॉग डिलीवरी एकदम फ्लुएंट है। சோறுண்டு சுகமுண்டு மதுவுண்டு மாதுவுண்டு மனமுண்டு என்றால சொர்க்கத்தில் இடமுண்டு போடா। கோட்ட அம்மாடு உள்ளுக்குள்ளே என்னாடு। ऑल्सो ये एक्ट्रेस सिल्क स्मिता के साथ है उनकी पहली फिल्म भी थी, एंड सिल्क स्मिता और रजनीकांत के एलिज्ड अफेयर के रूमर्स भी मीडिया में काफी सेंसुलाइज हुआ करते थे। फिर आई उनकी एक ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म मूंद्रू मुगम, जिसमें रजनीकांत ट्रिपल रोल्स में नजर आए। ये फिल्म 250 दिनों तक थिएटर में चली, जिसका 1984 में हिंदी रीमेक बना जॉन जानी जनार्दन, और इस फिल्म में भी रजनीकांत सर ही लीड रोल में थे। फिर 1983 में रिलीज हुई उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म अंधा कानून। तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। कानून और पुलिस के ऊपर से तो मेरा विश्वास बचपन में ही उठ गया था। हमें तुम्हारे विश्वास से कोई मतलब नहीं। किट देता है सबसे शुद्ध पानी। ये 1981 में आई एक तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक थी, जिसमें अमिताभ बच्चन भी एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ के अगेंस्ट 5 करोड़ की कलेक्शन करके रजनी सर की पहली बॉलीवुड फिल्म हिट रही। इसके बाद उनकी एक और हिंदी फिल्म रिलीज हुई जीत हमारी, और इस फिल्म की शूटिंग साइमल्टेनियसली तमिल लैंग्वेज में भी की गई। मुझे भी अंदर से बड़ी शर्म आती है। मेरी सारी सहेलियां स्विमिंग जानती हैं। आप मुझे तैरना सिखाएंगे? क्यों नहीं क्यों नहीं। ठीक है, मैं आप ही से स्विमिंग सीखूंगी और अपनी सारी सहेलियों को सरप्राइज दूंगी। सो जाओ। आओ। यस। फिर आई उनकी श्रीदेवी के साथ एक एक्शन ड्रामा फिल्म आदुत्त वारिसु, और भाई पहले एक बार ये दोनों गाने सुनो। ये दोनों गाने सिमिलर साउंड कर रहे हैं, या ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है? फिर आई उनकी एक एक्शन फिल्म थंग मगन, और फिल्म का ये सॉन्ग 2025 में आई उनकी फिल्म कूली के लिए भी रिक्रिएट किया गया है।
ईयर 1984 में रिलीज हुई उनकी एक रिवेंज ड्रामा हिंदी फिल्म मेरी अदालत। ये फिल्म भी सक्सेसफुल रही, जो 1983 की कन्नड़ा फिल्म का रीमेक थी। अगर दोबारा इस चौकर पर कदम रखा तो हथकड़ी लगाकर सड़कों पर घसीटते हुए जेल तक ले जाऊंगा। लोग शार्प एंड गेट आउट। इसके बाद उनकी शबाना आजमी के साथ एक और हिंदी फिल्म रिलीज हुई गंगवा। 1983 की तमिल फिल्म की ये हिंदी रीमेक भी सक्सेसफुल रही एंड उसी साल रिलीज हुई तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म नलवनुकु नलवन के लिए उन्हें अपना पहला और एंटायर करियर का अब तक का इकलौता बेस्ट एक्टर तमिल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ईयर 1985 में रिलीज हुई उनकी एक हिंदी एक्शन फिल्म महागुरु, जो एवरेज रही। इसके बाद उनकी एक और हिंदी फिल्म रिलीज हुई वफादार, और यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके अलावा उनकी एक हिस्टोरिकल तमिल फिल्म रिलीज हुई श्री राघवेंद्र, संत राघवेंद्र स्वामी जी की लाइफ पर बेस्ड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो बॉम्ब साबित हुई, बट इसके बावजूद फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए रजनीकांत सर को साउथ की डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज में बेस्ट एक्टर के 3 अवार्ड मिले। इसके बाद उनकी राजेश खन्ना साहब के साथ एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई बेवफाई। 11.95 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही एंड उसी साल आई अमिताभ बच्चन और कमल हासन की एक एक्शन ड्रामा फिल्म गिरफ्तार में रजनीकांत स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। फिर 1986 में रिलीज हुई उनकी तमिल फिल्म मिस्टर भारत। यह फिल्म भी सक्सेसफुल रही, जो 1974 की हिंदी फिल्म त्रिशूल का रीमेक थी। इसके बाद उनकी श्रीदेवी के साथ एक रोमांटिक ड्रामा तमिल फिल्म रिलीज हुई नान अदिमई इल्लई। ये 1985 की ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म प्यार झुकता नहीं का रीमेक थी, बट ये तमिल रीमेक फ्लॉप रही। इसके बाद उनकी एक एक्शन हाइस्ट फिल्म वीडियो तलई। ये फिरोज खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुर्बानी का रीमेक थी, बट ये तमिल रीमेक फ्लॉप रही। इसके बाद उनकी एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई भगवान दादा। तू कौन है बे? क्या अबे तबे की भाषा हमें अच्छी नहीं लगती भाई। पूछना है तो अदब से पूछो कि हम कौन है। जिसमें ऋतिक रोशन भी एज चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए, बट ये फिल्म डिजास्टर रही, जिसने 80 लाख के अगेंस्ट 52 लाख की कलेक्शन की। फिर उनकी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रिलीज हुई फिल्म असली नकली, जो हिट रही। फिर आई उनकी एक तमिल एक्शन फिल्म मावीरन, जो बच्चन सर की फिल्म मर्द का रीमेक थी। ऑल्सो ये 70mm फिल्म फॉर्मेट में शूट होने वाली पहली तमिल फिल्म भी थी। இது இந்திய நாட்டு உப்புங்க. எங்களை எல்லாம் ஒண்ணும் செய்யாது. இந்த உப்புக்காக சத்தியாகிரகம் பண்ணி எத்தனை பேர் உயிர் விட்டுருக்காங்க தெரியுமா? எத்தனை தியாகியோட ரத்தம் இந்த உப்புல கலந்திருக்கு தெரியுமா? बट मर्द फिल्म की ये तमिल रीमेक कुछ खास नहीं चली। फिर ईयर 1987 में रिलीज हुई उनकी एक मसाला फिल्म वेले कारण। ये बच्चन सर की फिल्म नमक हलाल का रीमेक थी, जो सक्सेसफुल रही। I can talk English, I can walk English, I can laugh English, you bloody fellow. Vayapuri in Tamil becomes Vaipuri in English and Belpuri in Hindi. English is a very funny language, sir. Frustrations and temptations are common for all nations because conditions become contradictions and prediction become premonitions. That's why fiction results in collusion, diffusion, destruction, demolition, demonstration, declaration, degeneration, deprivation, deliberation and decoction. Okay. इसके बाद उनकी धर्म जी के साथ एक हिंदी एक्शन फिल्म रिलीज हुई इंसाफ कौन करेगा। ये फिल्म हिट रही, जिसने 2 करोड़ 30 लाख के अगेंस्ट 5 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन की। इसके बाद उनकी एक और सक्सेसफुल तमिल फिल्म रिलीज हुई मणिधन, जिसका थिएट्रिकल रन 175 डेज तक का रहा। न्यूरो स्पेशलिस्ट, நரம்படி நிபுணர், இவன் டென்டிஸ்ட், பல்ல மட்டும் உடைப்பான். ईयर 1988 में रिलीज हुई उनकी एक हिंदी फिल्म तमाचा। क्या नहीं है मेरे पास? इज्जत, दौलत, बीवी, बच्चा। सीमा जी, ये खानदानी लड़ाई है जो बरसों पहले शुरू हुई है। इसकी वजह आप नहीं, इस लड़ाई से आपका कोई ताल्लुक नहीं। 1.80 CR के अगेंस्ट 1.68 CR की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद उनकी एक सुपरहिट एक्शन कॉमेडी तमिल फिल्म रिलीज हुई गुरु शिष्यन। इस फिल्म में उनके फनी इंग्लिश डायलॉग्स काफी पॉपुलर रहे। அச்சியா ஹோட்டல் இருக்க अंडरवेयर அண்டர்ஸ்டாண்ட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. எஸ்கியூஸ் மீ அப்பா அது எஸ்கியூஸ் மீ இல்ல எக்ஸ்கியூஸ் மீ I would like to invite you home sometime. Yeah, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Hi, going. பெரிய ABC officer. ஐயோ. ABC-யா? CBI. CBI officer. Underwear. ये 1987 की बॉलीवुड फिल्म इंसाफ की पुकार का रीमेक थी। इसके बाद उन्होंने एक इंग्लिश फिल्म ब्लड स्टोन में भी काम किया। इस फिल्म को मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज मिले, बट फिल्म ने $1.5 मिलियन के अगेंस्ट $5 मिलियन कमाए। I love a man
फिर 1989 में उनकी एक चिल्ड्रंस फिल्म रिलीज हुई राजा सिन्हा रोजा। ये फर्स्ट इंडियन फिल्म थी जिसमें लाइव एक्शन के साथ साथ एनिमेशन भी था। ओवर 175 डेज का थिएट्रिकल रन अचीव करके ये फिल्म सक्सेसफुल रही। इसके बाद रिलीज हुई उनकी एक ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म मापिल्लई, जिसने 200 प्लस डेज का थिएट्रिकल रन पार किया। इसके बाद उनकी श्रीदेवी और सनी देओल के साथ हिंदी फिल्म रिलीज हुई चालबाज। इस फिल्म के बारे में डिटेल में मैं श्रीदेवी मैम के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा फिल्म गैर कानूनी में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर साल 1990 में उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस का तमिल रीमेक किया। ये फिल्म भी सुपरहिट रही, जिसने 175 प्लस डेज का थिएट्रिकल रन अचीव किया। इसके बाद उनकी एक और फैंटेसी कॉमेडी तमिल फिल्म रिलीज हुई आतिशय पिरवी, और फिल्म का ये फेमस सीन तो आप सबने देखा ही होगा। फिल्म की ये क्लिप YouTube पे लिटिल सुपरस्टार नाम से फेमस है, और इस क्लिप में डांस कर रहे एक्टर शंकर एक ड्वार्फ हैं, जिसे कई लोग चाइल्ड एक्टर समझ बैठे थे। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब वो 18 साल के थे। वेरी गुड। लेकिन फिल्म ये बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित हुई। फिर 1991 में रिलीज हुई उनकी एक एक्शन ड्रामा फिल्म हम। इस फिल्म से इंस्पायर्ड 1995 में रजनी सर की कल्ट फिल्म बादशाह भी बनी, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इस फिल्म के बारे में डिटेल में मैंने बिग बी के एवोल्यूशन वीडियो में बात की है। इसके बाद उन्होंने एक मल्टी स्टारर फिल्म फरिश्ते में काम किया। ये फिल्म अराउंड 4 साल डिले थी, जो एवरेज रही। फिर उनकी एक और मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई खून का कर्ज, जो फ्लॉप रही। इसके बाद उनकी रेखा मैम के साथ रिलीज हुई फिल्म फूल बने अंगारे। ये फिल्म हिट रही। प्यार से या खींच के तुम? हाँ, सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। 2 करोड़ 15 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 6 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई मणि रत्नम सर की डायरेक्ट की हुई एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म थलपति। ये रजनीकांत के करियर की उन फिल्म्स में से एक है जो सिनेमा के दायरे से बाहर जाके कल्चरल फिनोमिनन बन गई। महाभारत पे बेस्ड इस फिल्म में रजनीकांत का कैरेक्टर सूर्या इंस्पायर था करण से, एंड ममूटी सर का कैरेक्टर देवराज दुर्योधन का रिफ्लेक्शन था। इस फिल्म के सभी ग्लांसेस और तमिल सिनेमा पे इसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ उस पे डिटेल में मैं मणि रत्नम सर के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ஐஏஎஸ் அதிகாரம், எஸ்பி அதிகாரம் இல்ல சார். எங்க கிட்ட என்ன தெரியுமா சார்? நம்பிக்கை. ஜனங்க எங்க மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை. உங்களால செய்ய முடியாத உதவியை எங்களால செய்ய முடியும்னு அவங்க நம்புறாங்க। फिर 1992 में रिलीज हुई उनकी तमिल मसाला फिल्म मनन भी सक्सेसफुल रही। इसके बाद रिलीज हुई हिंदी फिल्म त्यागी, जो रजनी सर की ही तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक थी। फिर है उनकी एक एक्शन ड्रामा तमिल फिल्म अन्नमलई, जो 1987 की बॉलीवुड फिल्म खुदगर्ज का रीमेक थी। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा में मल्टीपल ट्रेंड सेट किए, इंक्लूडिंग रजनीकांत सर का सुपरस्टार ग्राफिक टाइटल कार्ड। जिसे इंस्पायर होके साउथ इंडियन फिल्म्स में कई लीड एक्टर्स को प्रमोट करने के लिए ऐसे टाइटल कार्ड्स का यूज करना शुरू किया गया। ईयर 1993 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड एक्शन फिल्म इंसानियत का देवता। क्यों रात में परेशान कर रहा है यार? गड़बड़ कर रहा है क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही। तो क्या आ रही है? शर्म आ रही है, शर्म। उसने मुझे नंगा जो देख लिया था। तो क्या हुआ? मैंने भी कई बार देखा है, साला जब भी सोता है लुंगी ऊपर उठ जाती है। एंड उसी साल रिलीज हुई उनकी एक एक्शन ड्रामा तमिल फिल्म यजमान बड़ी हिट रही। फिर 1994 में उनकी एक रोमांटिक कॉमेडी तमिल फिल्म रिलीज हुई वीरा। ये 1992 में आई तेलुगु फिल्म का रीमेक थी, जिसका 1996 में साजन चले ससुराल नाम से हिंदी रीमेक भी बना। फिर 1995 में रिलीज हुई उनकी एक गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म बादशाह। इस फिल्म का कोर प्लॉट बॉलीवुड फिल्म हम के एक सीन से इंस्पायर था, जिसे फिल्म में इंक्लूड नहीं किया गया था। कुछ बात करना चाहते थे? अब बोला ना। सर, मेरा नाम मानिक है। मेरा एक और नाम भी है, मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोलने के बराबर है।
ये फिल्म रजनीकांत सर की कल्ट फिल्म्स में से एक है, जिसकी ह्यूज सक्सेस के चलते इसका हिंदी डब्ड वर्जन 2012 में री रिलीज किया गया। मैं ऑटो वाला सीधी राह चलने वाला, सही रेट लेने वाला। ऑटो कहाँ जाओगे? सिनेमा हॉल, पार्क में या किसी बड़े होटल में? भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो मना किया था, इन्होंने मजबूर किया और मुझे यहाँ ले आए। टूटा हुआ साज हूँ मैं। ऐसे घराने की लड़की मेरी बहू बने, ये बड़े नसीब की बात है। मैंने मंजूर कर लिया। सच्चे का बोल वाला, झूठे का मुंह है काला। फिगर फिगर है क्या, सुपर फिगर है, ओ फिगर वाली कहना क्या तेरा। एंड 2017 में इसका ओरिजिनल तमिल वर्जन भी री रिलीज हुआ, जिसमें डिजिटली ओला कैब्स के स्टिकर्स को ऑटो रिक्शा पे प्लेस किया गया फॉर ब्रांड इंटीग्रेशन। ये रजनी सर की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक है, जिसका थिएट्रिकल रन 400+ डेज का रहा। இந்த பாஷா ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. अपन तुम्हें खत्म कर देगा, क्यों नहीं समझे? उधर देखो। उधर भी देख बेटे। बादशाह, माणिक बादशाह। इसके बाद उनकी एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई पेदरायुडु, और ये टिल डेट उनकी लास्ट प्रॉपर तेलुगु लैंग्वेज फिल्म भी थी। इस फिल्म का साल 2000 में हिंदी रीमेक भी बना एंड उसमें भी रजनी सर ने अपना रोल रिप्राइज किया। इसके बाद उनकी आमिर खान के साथ रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म आतंक ही आतंक। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। फिर आई उनकी एक्ट्रेस मीना के साथ एक मसाला फिल्म मुट्ठू। ये फिल्म सिल्वर जुबली हिट तो रही, साथ ही इस फिल्म की एक खास बात थी कि इसका एक जापानीज डब्ड वर्जन 1998 में जापान में रिलीज होते ही एक सेंसेशन बन गया, और ये पहली तमिल फिल्म थी जिसे जापानीज में डब किया गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये फिल्म उस दौरान जापान में इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी, जिसने ये रिकॉर्ड 24 साल तक होल्ड करके रखा, जब तक फिल्म KGF 2 ने जापान में इसकी कलेक्शंस को सरपास नहीं किया। इस फिल्म के इन्फ्लुएंस से रजनी सर की जापान में फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, एंड इवन आज भी ये जापान में रिलीज हुई इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में 3rd पोजीशन पे है। इन सब के अलावा फिल्म की एक और हाईलाइट थी फिल्म का ये सॉन्ग। इस सॉन्ग में एक्ट्रेस मीना का बेली डांस और उनकी क्लोजअप नेवल शॉट्स के साथ साथ उनकी ग्लैमरस अपील ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर रही। इन शॉर्ट मुट्ठू फिल्म के इस गाने में एक्ट्रेस के नेवल शॉट्स मुठ पगलुओं को काफी पसंद आए। इतना ही नहीं, 1996 में आई बॉलीवुड फिल्म जंग के लिए भी इस सॉन्ग को उठाकर अजय देवगन और रामबा पे पिक्चराइज किया गया था। दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना, दीवाना दीवाना। मिड 90s में सुपर स्टारडम अचीव कर चुके रजनीकांत इस फिल्म के बाद से केयरफुली स्क्रिप्ट चूज करने लगे, और फिल्म साइन करने की फ्रीक्वेंसी को कम करते हुए उन्होंने सिर्फ सेलेक्टिव रोल्स ही एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया। 1975 में अपना फिल्म डेब्यू कर चुके रजनीकांत ने थ्रू आउट दी जर्नी अपना सारा फोकस सिर्फ काम पे रखते हुए अपने करियर के पहले 10 सालों में 100 से ज्यादा फिल्में कर ली थी, और 1995 आते आते वो 150 से ज्यादा फिल्में कर चुके थे। इतने वर्कलोड के बाद हेल्थ इश्यूज के चलते 1996 में उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। फिर 1997 में उनकी एक ही फिल्म आई अरुणाचलम। ये एक एक्शन ड्रामा तमिल फिल्म थी जो सिल्वर जुबली हिट रही। फिर एक साल के गैप के बाद 1999 में उनकी एक और एक्शन ड्रामा फिल्म रिलीज हुई अड़ियप्पा, जो ब्लॉकबस्टर रही। ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तमिल सिनेमा की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, जिसने वर्ल्ड वाइड अराउंड 60 करोड़ की कलेक्शन की थी। ईयर 2000 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई अनिल कपूर के साथ ही एक हिंदी फिल्म बुलंदी। जगन्नाथ, कमीने कुत्ते,
तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये रजनी सर की ही तेलुगु फिल्म का रीमेक थी जो डिजास्टर रही। ऑल्सो ये रजनी सर की लास्ट हिंदी फिल्म भी थी। इसके बाद से उन्होंने टिल डेट सिर्फ तमिल फिल्म्स में ही काम किया जिन्हें हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। फिर साल 2002 में रिलीज हुई उनकी एक सुपरनैचुरल एक्शन फिल्म बाबा। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ साथ फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी रजनी सर ने ही लिखा था। इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले एंड ये बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित हुई। फिर 3 साल के ब्रेक के बाद 2005 में उन्होंने कम बैक किया एक साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म चंद्रमुखी में। और भाई इस फिल्म की मैं क्या ही तारीफ करूं जो थिएटर्स में ही 2.5 साल तक चली थी। भूत के आने से पहले अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। दूर कोई कुत्ता रोता है। रो रहा है, गली का कुत्ता डॉल्बी साउंड में रो रहा है। ये तो शुरुआत है। इस फिल्म का चेन्नई के शांति थिएटर में हाईएस्ट थिएट्रिकल रन 890 दिनों का था और ये रिकॉर्ड टिल डेट और कोई तमिल फिल्म तोड़ नहीं पाई है। इस फिल्म की एक खासियत थी कि फिल्म में भूत ना होने के बावजूद ये फिल्म देख के चिल्स आ जाते थे एंड क्रेडिट गोज टू एक्ट्रेस ज्योतिका। फिल्म में हॉरर थ्रिलर और कॉमेडी के कॉम्बो ने एक ऐसा एंगेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट किया जिसका इंडियन सिनेमा पे काफी डीप इन्फ्लुएंस हुआ। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा में हॉरर कॉमेडी जॉनरा को मेन स्ट्रीम बनाते हुए एक नया ट्रेंड सेट किया जिसके बाद कई सक्सेसफुल तमिल हॉरर फिल्म्स बनी जैसे राघव लॉरेंस की मुन्नी और कंचना सीरीज। ये 1993 की ओरिजिनल मलयालम फिल्म का रीमेक थी जिसका अब तक कन्नडा, तमिल, बंगाली और हिंदी रीमेक भूल भुलैया भी बन चुका है। फिल्म में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस को ह्यूज अप्रिसिएशन मिला एंड रजनी सर की एक्टिंग का तो क्या ही कहना। इस फिल्म में अपनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस से वो खुद के ही सुपर स्टारडम को फिर से पीक पर ले आए और 19 करोड़ के अगेंस्ट अराउंड 75 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1 साल के गैप के बाद 2007 में रिलीज हुई उनकी एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शिवाजी द बॉस। और भाई इस फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन तो मैंने टीवी पे बहुत बार देखा है। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। क्यों हिला डाला ना। इस फिल्म का टाइटल रजनीकांत सर के रियल नेम शिवाजी राव गायकवाड़ पे बेस्ड है। महाराष्ट्र की शान शिवाजी, क्यों सिर्फ नाम ने ही हिला डाला ना। फिल्म में श्रिया सरन के रोल के लिए फर्स्ट चॉइस ऐश्वर्या राय थी और एक्टर सुमन सर के रोल के लिए पहले अमिताभ बच्चन, मोहनलाल, प्रकाश राज, सत्यराज, नाना पाटेकर और संजय दत्त को भी कंसीडर किया गया था। चाहो तो मैं एमपी से रिकमेंड करके तुम्हें कंडक्टर की नौकरी दिलवा देता हूँ, ठीक है? शिट, में लगभग नायक के अनिल कपूर हो क्या? ये मुल्तानी मिट्टी नेचुरल थेरेपी। और फिल्म में रजनी सर ने अपने स्टाइल से इस बाल्ड लुक को भी इंटरेस्टिंगली काफी कूल बना दिया। इस फिल्म में रजनी सर की हिंदी डबिंग मयूर व्यास ने की थी जिन्होंने उनकी और भी कई बड़ी फिल्मों के लिए हिंदी वॉइस दी है। बॉस, टकलू बॉस, आदि पे कर दे, मेरे 100 करोड़ से काट लेना। 60 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ की कलेक्शन की। और फिर कुछ सालों का ब्रेक लेने के बाद साल 2010 में रिलीज हुई उनकी एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म यंत्रिन द रोबोट जिसे शिवाजी द बॉस के डायरेक्टर शंकर ने डायरेक्ट किया था एंड फिल्म को कलानिधि मारन ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में रजनी सर ने चिट्टी के पॉजिटिव और बाद में डिस्ट्रक्टिव इविल रोबोट दोनों वर्जन्स को इतनी इंटेंसिटी और स्टाइल के साथ प्ले किया कि स्क्रीन पे लगा कि वो लिटरली 2 अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म ने दिखाया कि इंडियन सिनेमा में भी बिग बजट साई-फाई फिल्म्स विद ग्रेट वीएफएक्स बन सकती हैं। 150 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म उस टाइम की इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी। इस फिल्म में उनकी को स्टार रही ऐश्वर्या राय जो उनसे 23 साल छोटी हैं और जब ये फिल्म रिलीज हुई तब रजनी सर 60 साल की एज में थे। ऐश्वर्या राय हीरोइन, हीरो कौन? मैं हीरो। तुम हीरो। बाहर से आवाज आता है, अरे क्या होगा यार ऐश्वर्या राय जी को, हीरोइन इसके साथ। देखो, so thank you very much ऐश्वर्या।
आज यूथ इस टेंशन में है कि एआई जॉब ले जाएगा, वहाँ 2010 में तो एक रोबोट जॉब छोड़ो वसीकरण की बंदी ही ले गया था। इस फिल्म की ट्रेमेंडस सक्सेस ने रजनी सर के पैन इंडिया स्टारडम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया। ऑल्सो 2019 में एवेंजर्स एंड गेम की इंडिया में प्रमोशन के दौरान फिल्म के को डायरेक्टर जो रूसो ने बताया कि 2015 में आई फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक सीन शूट किया गया था जिसमें अल्ट्रॉन अपने बहुत सारे क्लोन्स को मिलाकर खुद का एक जाइगेंटिक वर्जन बनाता है, और वो सीन एंथिरन में चिट्टी के उस सीन से इंस्पायर था जिसमें वो बहुत सारे क्लोन्स को मिला के एक जायंट पाइथन बन जाता है। हालांकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के फाइनल वर्जन में ड्यू टू रन टाइम उस सीन को कट कर दिया गया था। अराउंड 320 करोड़ की कलेक्शन करके ये ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म्स की लिस्ट में करंटली 10th पोजीशन पे है। ऑल्सो 2010 में स्टार्ट हुआ एक फेसबुक पेज रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स भी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मीम पेज बना। फिर 2011 में आई फिल्म रावण में उनका एज चिट्टी कैमियो था, बट फिल्म में वो खुद अपेयर नहीं हुए थे बल्कि वीएफएक्स के थ्रू उनका कैमियो क्रिएट किया गया था। एंड 2013 में आई फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में योयो हनी सिंह का गाया हुआ एक ट्रिब्यूट सॉन्ग भी रिलीज हुआ। एंड रजनीकांत सर को उनके फैंस प्यार से थलाइवा कहते हैं, जिसका मतलब है लीडर या बॉस। प्रिय 2014 में उनकी एक एनिमेटेड पीरियड एक्शन फिल्म रिलीज हुई कोचड़ियान। इस फिल्म को उन्हीं की बेटी सौंदर्या ने डायरेक्ट किया था। ये इंडिया की फर्स्ट फोटो रियलिस्टिक मोशन कैप्चर फिल्म थी जिसमें कैरेक्टर्स के डिजाइन्स रियल एक्टर्स पे बेस्ड थे एंड फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था। इस फिल्म के एनिमेशन को तो क्रिटिसाइज किया गया, बट बाकी सभी एस्पेक्ट्स जैसे फिल्म की स्टोरी, डिजाइन और म्यूजिक को अप्रिशिएट किया गया। एंड बहुत से लोगों का मानना है कि अगर ये लाइव एक्शन फिल्म होती तो बहुत चलती। ये फिल्म अराउंड 125 करोड़ के अगेंस्ट 42 करोड़ की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। फिर आई उनकी एक एक्शन ड्रामा फिल्म लिंगा। इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यूज मिले एंड डिस्पाइट बीइंग द हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म ऑफ 2014 ड्यू टू हाई प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये फिल्म डिजास्टर रही। जहां मैं कहता हूं मार्क करो, मार्क हियर। मैं कोई बिल्डिंग थोड़े बना रहा हूं, छोटा सा मार्क करो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। किस लिए? हमारी बेल करवाने के लिए। कैन आई हग यू? ओह सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 135 करोड़ में बेचे गए थे, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद तमिलनाडु के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। और कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो अपने लॉसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हंगर स्ट्राइक पिटीशंस तक फाइल कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीज के 25 दिनों बाद भी फिल्म ने सिर्फ 30% डाउन पेमेंट ही रिकवर किया था। आखिरकार रजनीकांत ने खुद ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे 33 करोड़ के लॉस का 1/3 हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने की अनाउंसमेंट की, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पूरा रिफंड डिमांड किया और थ्रेटन भी किया कि अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो वो रजनी सर के घर के सामने बेगिंग प्रोटेस्ट करेंगे। अराउंड 100 CR के अगेंस्ट फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 154 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर 2016 में रिलीज हुई उनकी एक एक्शन ड्रामा फिल्म कबाली। ये फिल्म सक्सेसफुल रही, जिसे क्रिटिक्स से बेशक मिक्स रिव्यूज मिले हों, बट फैंस ने तो एज यूजुअल उनकी इस फिल्म को सेलिब्रेट किया और इस फिल्म में उनका सॉल्ट एंड पेपर लुक भी काफी सही था। चिकन मसाला। अराउंड 305 करोड़ की कलेक्शन करके ये ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म्स की लिस्ट में करंटली 11th पोजीशन पे है। फिर 2018 में रिलीज हुई उनकी एक और एक्शन ड्रामा फिल्म काला, और इस फिल्म को भी कबाली फिल्म के डायरेक्टर पा रंजीत ने डायरेक्ट किया था मिले एंड 159.6 CR की कलेक्शन करके ये फिल्म मॉडरेटली सक्सेसफुल रही। और उसी साल रिलीज हुई उनकी एक साई-फाई एक्शन फिल्म 2.0। इस फिल्म में उनकी को स्टार रही एमी जैक्सन और अक्षय कुमार एंड एमी जैक्सन एज में रजनी सर से 41 ईयर्स छोटी हैं। उन मिस कॉल्स के बदले 112 केसेस दिए तो 112 छोड़ो, एक किस ठीक से दे दो। फ्लाइंग किस? फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस, वीएफएक्स और सोशल मैसेज को काफी अप्रिशिएट किया गया, बट फिल्म को साइंटिफिक इनएक्यूरेसीज की वजह से क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। फिल्म का बेसिक प्रीमाइस मोबाइल फोन टावर्स के रेडिएशन की वजह से जो बर्ड्स की लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, इस अर्बन लेजेंड पे बेस्ड था, जिसे साइंस ने ऑलरेडी डिबंक कर दिया है। रिसर्च के अकॉर्डिंग स्पैरोज की एब्सेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच कोई साइंटिफिक प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता एंड फिल्म इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और बढ़ावा देती है। इनफैक्ट फिल्म में पक्षी राजन प्लेड बाय अक्षय कुमार के कैरेक्टर को भी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि उस कैरेक्टर की स्पीचेस और एक्शंस को देखते हुए वो बर्ड ट्रैफिकर ज्यादा लगता था, जिसने एक्सोटिक बर्ड्स को तो खुद पिंजरे में डाल के रखा था। 575 करोड़ के अगेंस्ट 800 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बेसिस पे ये तमिल सिनेमा की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में टिल डेट फर्स्ट पोजीशन होल्ड किए हुए है। நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ
फिर 2019 में रिलीज हुई उनकी विजय सेतुपति के साथ एक एक्शन ड्रामा फिल्म पीटा। और ये एज विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तमिल डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म का मेन काम रजनीकांत फैंस को एक और बार वो थलाइवा मैजिक फील करवाना था, जिसपे ये फिल्म 100% खरी उतरी। ये फिल्म रजनी फैंस के लिए एक फेस्टिवल थी विद प्योर नॉस्टैल्जिक स्टाइल, स्वैग और विसल वर्दी मूवमेंट्स। अराउंड 160 करोड़ के अगेंस्ट 250 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपर हिट रही। फिर 2020 में आई डायरेक्टर AR मुरुगडोस की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म दरबार में रजनीकांत के ऑपोजिट सुनील शेट्टी एज विलन नजर आए। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूँ बेटा। वैसे तो ये मुट्ठू के बाद उनकी जापान में रिलीज हुई सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म थी, बट अप्रोक्सीमेटली 240 करोड़ के अगेंस्ट 250 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई। ड्यू टू हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्री रिलीज राइट्स, ट्रेड एनालिस्ट के अकॉर्डिंग फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अराउंड 70 करोड़ का लॉस हुआ, जिसके बाद फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिर से रजनीकांत को उनके लॉसेस को कॉम्पनसेट करने को कहा और थ्रेटन किया कि वरना वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। ऑल्सो 2020 में आए मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड में रजनी सर गेस्ट रहे। फिर 2021 में उनकी एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म को भी मिक्स रिव्यूज मिले एंड 180 करोड़ के अगेंस्ट 240 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। ऑल्सो 2021 में ही उन्हें इंडियन सिनेमा में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला। फिर एक साल के गैप के बाद 2023 में रिलीज हुई उनकी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जेलर। ये रजनी सर की काइंड ऑफ ए करियर रिवाइवल फिल्म थी, जिसने प्रूव कर दिया कि रजनीकांत आज भी तमिल सिनेमा के किंग हैं। फिल्म के मेकर्स ने ओपनली कहा था कि उनका एम था 90s के पीक रजनीकांत एरा को वापस से दिखाना, जिसमें अन्नमलई, बादशाह और मुट्ठू फिल्म वाली वाइब हो। और फिल्म जेलर में इन सभी फिल्म्स का रेफरेंस देखने को मिलता है। एक्सक्यूज मी। उस जमाने में रजनी सर का एक अलग ही मास हो रहा था, जिसे मेकर्स इस फिल्म के थ्रू होमेज और थ्रोबैक फील देना चाहते थे, जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। हुकुम टाइगर का हुकुम। और फिल्म का ये ट्रैक मुझे बहुत ही पावरफुल लगता है। अनिरुद्ध की लाइव परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी YouTube पे एक बार जरूर चेकआउट करना, जिसमें हमारी IPL क्रश काव्या मारन भी दिखेगी। एंड बाय द वे फिल्म को उन्हीं के पिताजी कलानिधि मारन ने प्रोड्यूस किया था। वैसे फिल्म में एक सीन भी था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर को RCB की जर्सी पहने हुए दिखाया गया था एंड एक प्ली फाइल करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सीन को डिजिटली ऑल्टर करने का ऑर्डर दिया। ऑल्सो फिल्म में तमन्ना भाटिया का ये आइटम सॉन्ग भी काफी पॉपुलर रहा। इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले एंड 220 करोड़ के अगेंस्ट 650 करोड़ की कलेक्शन करके ये ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म्स की लिस्ट में करंटली सेकंड पोजीशन पे है, जिसका सीक्वल जेलर 2 भी आने वाला है। फिर 2024 में आई लाइका प्रोडक्शंस की एक्शन ड्रामा फिल्म वेतयन, जो अमिताभ बच्चन की डेब्यू तमिल फिल्म भी थी। ऑल्सो 1991 में आई फिल्म हम के बाद ये रजनी सर और बच्चन सर का रीयूनियन भी था। इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले, बट फिल्म में अनिरुद्ध का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा। अराउंड 300 करोड़ के अगेंस्ट 250 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स फिल्म के लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए लाइका प्रोडक्शंस ने रजनी सर को रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ एक और प्रोजेक्ट पे काम करें, बट इस बार कम फीस पर। इसके अलावा उसी साल एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म लाल सलाम में रजनी सर ने एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया, जिसे उन्हीं की बड़ी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने डायरेक्ट किया था। और अभी रिसेंटली साल 2025 में रिलीज हुई उनकी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म कूली, जिसे लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म से रजनीकांत सर इंडस्ट्री में अपने 50 साल पूरे कर चुके हैं और ये उनकी 171st फिल्म है। क्रिटिक से भी इस फिल्म को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक भी अनिरुद्ध ने कंपोज किया है, जिसमें पूजा हेगड़े का ये आइटम सॉन्ग भी है।
ऑल्सो ये प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स के साथ रिलीज हुई रजनी सर की 5वीं फिल्म है, जिसमें आमिर खान का स्पेशल अपीयरेंस भी है। वॉर 2 के साथ क्लैश हुई इस फिल्म ने रिलीज के 10 दिनों में ही 444 करोड़ की कलेक्शन की है, जिससे ये ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में 5th पोजीशन पे आ गई है। 74 इयर्स की एज में भी ऐसे मेगा बॉक्स ऑफिस नंबर्स ड्रॉ करना बहुत बड़ी बात है। और अगर रजनी सर की अपकमिंग फिल्म्स की बात करूं तो अगले साल 2026 में उनकी एक्शन कॉमेडी फिल्म जेलर 2 रिलीज होने वाली है, जिसके साउंड ट्रैक का हुकुम रिलोडेड वर्जन भी रिलीज कर दिया गया है। तो ये थी रजनीकांत सर की एंटायर जर्नी, जो फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी लगती है। एक बस कंडक्टर से लेकर सबसे बड़े सुपरस्टार बनने तक उन्होंने कई जनरेशंस को एंटरटेन करने के साथ साथ इंस्पायर भी किया है, जिनकी फिल्म की एक अनाउंसमेंट से ही फैंस की एनर्जी और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज ज्वाइन बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो। एंड नेक्स्ट एवोल्यूशन साउथ के किस एक्टर का देखना चाहते हो कमेंट कर देना। तब तक के लिए बिग बिग एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और SRK के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।